we are discussing with them on the government channel. We have various channels active with Canada. So we shared that the name of Goldie Brar, who is also on our list of for extradition. And Goldie Brar is a gangster himself, but he also is connected to various other gangs. So he has both the activities there. So when that happened, there is in the Canadian system, the RCMP does not bring out any wanted list, but there is a civic organization known as BOLO. They, with a back channel consultation with, I believe, the authorities in Canada, they take out 25 most wanted, 10 most wanted people list. So in their list, Goldie Brar was there. Then next time when we had a look at the list, it was all gone. So what happened? If a person was on the most wanted list, even through a civic organization, and next time when the same list is seen, he is not there, there are only two things which I can make out from it. He has been arrested and sent back to India, and therefore he is no more wanted, or he has been deliberately missed out. So we can draw our own conclusions from there. Sir, do you squarely blame Mr. Trudeau for the downtrend in our relationship? And do you think he's just doing it for votes? See, cater to certain category there. See, as the leader of the country, elected leader of the country, Mr. Trudeau is at the helms of all affairs of Canada, including foreign policy and foreign relations. If I do not see results coming out to the advantage of Canada-India relation, then certainly I'll have to blame the person who is the helms of all the affairs. Sir, the person of interest जो word use किया गया है, इसको आप diplomatically अगर आप समझा सकें कि क्या ऐसा तो हमने कभी मतलब इस तरह की कार्रवाई डिप्लोमेट्स पे होती बहुत रेयर देखी जाती है, तो आप किस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं, क्या चाहते हैं, लाइक आप रिलेशनशिप किस तरफ जाएगा इसके बाद? देखिए, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तो मुख्यतः होता है कि आपसे प्रश्न किया जाए किसी एक संबंध में, तो वो तो ट्रबलिंग है ही कि आप एक विदेशी रिप्रेजेंटेटिव को, हाई कमिश्नर को या एम्बेसडर को आप ये कहते हैं कि आप हमारे पुलिस अथॉरिटीज के प्रश्नों का जवाब दें, यह अनुचित है। डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस भी ये देखा नहीं जाता है आमतौर पे। उसके बाद हमारी सरकार ने कहा कि हम आपके डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को तो नहीं उठाएंगे, और कोई भी सरकार नहीं उठाती है, आप वापस चले आए। तो हमें और हमारे 5 दूसरे सहयोगियों को भारत ने विड्रॉ किया, वापस आने को कहा, कॉल बैक किया। अब जब ये सूचना यहां पर दी गई, इनके उस समय जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे, तो उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी होगी, वो भी करियर डिप्लोमेट हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट भेजी होगी। तब अचानक वहां पर अंदर में क्या बात हुई मुझे भी नहीं पता, लेकिन तब उन्होंने हम लोगों को अवांछित व्यक्ति के रूप में घोषित कर दिया, जिसे डिप्लोमेटिक टर्म में कहते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा। तो हम लोग पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए, ये 6 लोग। इसका अर्थ यह है कि एक नियत समय जो वो बताते हैं, इस केस में जो कनाडा बताएगा, उस नियत समय के अंदर अगर आप उस देश को नहीं छोड़ते हैं तो यह माना जाएगा कि आप अब डिप्लोमेट नहीं हैं, और उस देश के कानून के तहत जो भी आप पर एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। तो आपको लगा था ऐसी कुछ साजिश हो रही है आपको अरेस्ट करने की भी? हो सकती थी, साजिश ये हो सकती थी, लेकिन जब तक मेरी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है तब तक एक प्रजातांत्रिक देश से तो मैं ये आशा नहीं करूंगा कि वो इस तरह का कोई भी गैर कानूनी स्टेप लेगा। सर, प्रजातांत्रिक देश हम बोलते हैं, आपको लगता नहीं कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बहुत सेलेक्टिवली यूज किया जाता है? उन्होंने हाल में कोई पेपर निकाला जिसमें वो इंडियन मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं इन रिलेशनशिप के लिए। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल कहना है, सही है। मैं अंग्रेजी में अगर कहूं तो ये डबल स्टैंडर्ड है, और अगर हिंदी में कहूं जो कि बहुत बुरा शब्द है, ये दोगलापन है। और इसके कारण उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। जब भारत के सबल मीडिया पर्सन्स जितने थे वहां पर उन्होंने कुछ कहा,
तो हमारे 20 लोगों को उन्होंने कह दिया कि ये इन्फ्लुएंस एक्शन है। तो फिर जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है? हमारे यहां क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? हमारे यहां क्या मीडिया को फ्रीडम नहीं है? उन्हें भी ये बैठकर विचार करना चाहिए। हम लोग दोनों फेलो डेमोक्रेसीज हैं। हम लोग दोनों को देशों के बीच का रिश्ता अच्छा रखना है। एक पर्टिकुलर रेजीम या गवर्नमेंट के होने से अपने देशों का रिश्ता पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सर, आरसीएमपी को वो लोग कहते हैं कि एक सोवरेन बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। तो आप जब बोलते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो आरसीएमपी तो कहते हैं इंडिपेंडेंट है, उस पर आपको कुछ कहना है? देखिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक अनुसंधान करने वाली, जांच करने वाली एजेंसी है, तो इसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन हमने जो देखा वो उभर कर नहीं आता है कि ये इंडिपेंडेंट है। ये जो भी इनके पॉलिटिकल आका हैं, जो भी इनके राजनीतिक आका हैं, उनकी बात ये सुनती है और इंडिपेंडेंस को सिलेक्टिवली रखती भी है अपने पास। लार्जली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इनके इन्वेस्टिगेशंस लार्जली इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको मैं उदाहरण अगर दूं, तो अगर ये आप मान लें कि कोई एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें ये किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है तब तक ये उस अनुसंधान, उस इन्वेस्टिगेशन के तहत जो भी उसमें मामले सामने आए हैं उसको कभी भी बाहर पब्लिक में अनाउंस नहीं करता है। ये इंडिपेंडेंस है। और केवल जब पकड़ा जाता है, जब सभी सबूत इनके पास है, तब उसका नाम बताया जाता है। लेकिन हमने भारत के केस में तो यह नहीं देखा। भारत के केस में तो प्रधानमंत्री वहां के पार्लियामेंट पे खड़े होकर बगैर किसी सबूत के, जो उन्होंने बाद में माना कि कोई हार्ड एविडेंस नहीं था, तो बगैर किसी सबूत के आप एक देश को, इंडिविजुअल तो छोड़ दीजिए, एक देश को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे गलत एक मैं कूटनीतिज्ञ हूं तो बहुत गलत शब्द तो इस्तेमाल करूंगा नहीं, लेकिन यह बहुत अच्छी बात नहीं है। सर, आपने उनको अनप्रोफेशनल भी बोला और आपने कहा कि बैकस्टैबिंग हुई, तो इसको आप बैकस्टैबिंग की एक्ट ही मानते हैं? कनाडा के तो रूल्स नहीं माने गए? फिर से वही, मैं कनाडा को अलग कर रहा हूं और अभी की जो सरकार है उसको अलग कर रहा हूं। कनाडा हमारा बहुत अच्छा मित्र था, है और रहेगा। हम लोग दोनों फेलो डेमोक्रेसीज हैं, हम लोग कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं, यूनाइटेड नेशंस में अच्छे रोल्स हैं हम लोगों के, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूं वो कह रहा हूं कि अभी जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर उस तरह से आप देखिए तो एक जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस हैं उसमें इसी मामले को बहुत अलग अलग ढंगों से भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। Sir, there's a huge Indian diaspora there, and there's a huge population. People-to-people contacts are very robust. Now we see the relations getting bad, in fact, bad to worse. So, how do you assure or reassure people that things are going to calm down and may come back to normal? And what will be the parameter, or what can be the boundary line, to reach there? See, it is very difficult for me, looking at the situation now, to say that everything will be normal, because things are not normal. Indo-Canadians are being threatened by the hooligans who are Khalistani goons. They are Khalistani terrorists and extremists. They go in our society of peace-loving Indo-Canadians and threaten them. They go to our places of worship, vandalize them. So if that is being tolerated by the system, the present system in particular, then how can they assure them for normalcy? So probably someone will have to sit down, look at it. Why is it unfair for those Indo-Canadians who believe in a certain religion, in a certain faith, and want to live peacefully and contribute to the growth and development of Canada, being threatened by a handful of goons? That has to be looked at. Sanjay ji, one of the reasons also given by Government of India is that safety and security of Indian diplomats there. You served there for almost 2 years. Was there any event or incident when you also feared, like, about your colleagues
or about yourself by these Khalistani goons what you talk? So first of all, let's look at their own assessment. The very fact that I was given a close protection detail of RCMP and my two consul generals were given the same also shows that their assessment was that we could be bodily harmed. I'm talking about their assessment. Now, as far as our own incidents are concerned, yes, a couple of times they came very close to bodily harm us. I'm not talking about slogan shouting and discrediting Indian tricolor and shouting slogans which are disrespectful for India. Those I'm not counting. I'm only counting the bodily harm. They came very close, and in one of the cases, a sword that they were carrying, it was not kirpan, it was sword, which came very close to my body. सर, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि कब का वाकया है और मतलब आप कह रहे हैं बॉडीली क्लोज इतना आना, ये बात आपने कैनेडियन अथॉरिटी से उठाई और उनका क्या रिस्पांस था इसमें? वाकया कब हुआ? मैं अल्बर्टा के एक शहर में था और वहां पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उन लोगों ने एक डिनर रखा था जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे, जहां पर ये अपेक्षा की जाती थी कि मैं भारतीयों से मिलूंगा, और वो बिजनेस इवेंट था एक, तो बहुत सारे कनाडा के भी बिजनेसमैन उसमें आए हुए थे और मुख्य बात वही हो रही थी कि किस तरह से हम जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ा सकें, क्या नई चीजें ला सकते हैं, नए सेक्टर्स को लेके आ सकते हैं। बाहर में और ये एक कन्वेंशन हॉल में था, बाहर में काफी लोग वहां पर, मुझको जहां तक याद आ रहा है 150 के आसपास लोग थे जो खालिस्तान के नाम पर ओछी हरकतें कर रहे थे और उन्होंने जिस एंट्रेंस से मुझको जाना था उसको पूरी तरह से घेर रखा था। जब मैं अंदर आने लगा, आरसीएमपी थी और लोकल पुलिस भी थी पूरी तादाद में। अल्बर्टा हमारा अच्छा मित्र है, लोकल पुलिस पूरी तरह से मौजूद थी वहां पे, लेकिन शायद उन लोगों ने भी ये सोचा नहीं था कि इतनी बुरी हरकत वो करेंगे। और जब मैं गुजरने लगा, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, जब मैं गुजरने लगा तो एक तलवार और ये किरपान नहीं था, मैं बार बार ये कह रहा हूं, उन्हें शायद नहीं पता हो किरपान और तलवार में क्या अंतर है, लेकिन हम लोग जो भारतीय हैं जिन्होंने सिखिज्म, सिक्खी को देखा है, जो कि इतना पैट्रियाटिक है, इतना देशभक्त है, जब हम लोग ने उन लोगों को देखा है, वाहेगुरु की कृपा रहे, तो हमें तो पता है कि एक तलवार और एक किरपान में क्या अंतर है। तो ये एक तलवार थी जो कि लगभग मेरे शरीर से 2 से 2.5 इंच दूर तक आई। लोकल पुलिस के जो लोग थे वहां पर तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और उसको पीछे ठेल दिया। साथ ही साथ मेरा भी एक जो रिफ्लेक्स एक्शन था उसमें मैं भी वहां से थोड़ा खिसक गया। बाद में उन्होंने कुछ इंट्रोगेशन वगैरह किया था, क्या नतीजा निकला ये मुझको बताया नहीं गया है। हम लोगों ने विदेश मंत्रालय वहां का जो है, जिसको ग्लोबल अफेयर्स कनाडा कहते हैं, उन्हें भी बताया था ये देखिए इस तरह की हरकत हुई है और यह उचित नहीं है। उन लोगों ने भी माना यह उचित नहीं है और हम लोगों ने यह भी कोशिश की उन्हें थोड़े समझाने की कि देखिए किरपान और तलवार में अंतर होता है, किरपान और भाले में अंतर, भाले भी कुछ थे वहां पे, तो भाले में भी अंतर होता है और ये कोई रिलीजियस बिलोंगिंग नहीं है जिसको वो लेके चलते हैं। तो इस तरह के 2-3 और वाकया हैं, लेकिन मेरा मुख्य पर्पस है दोनों देश के बीच का रिश्ता फिर से ठीक हो और कुछ एक वाकयों के कारण हमें ये डिस्कस करना चाहिए। कंसर्न है, खालिस्तान हमारा कोर कंसर्न है, हमारे राष्ट्रीय हित का वहां पर संबंध है, तो खालिस्तानियों को प्रश्रय देना तो बंद करना होगा अगर भारत से रिश्ता अच्छा करना है, वो जरूरी है और उसके लिए हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। उसके लिए किसी भी बात को हम करने को तैयार हैं किसी भी लेवल पे, लेकिन अगर आप हमारे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें तो फिर बहुत मुश्किल है रिश्ता बढ़िया होना। सर, आपको लगता है फर्दर डाउनसाइजिंग भी हो सकती है अपनी एम्बेसी की, अपनी और फर्दर कुछ एक्शंस भी हो सकते हैं अभी अगर ये इन्होंने कोर्स करेक्शन नहीं किया तो? मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूं, मेरी ये नेचर है, तो मैं तो ये मानकर चलूंगा कि अब इसके बाद उनको भी समझ जाना चाहिए और कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई रीच आउट हुआ सर अभी उनकी तरफ से? मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं वहां से लौटा हूं, अभी तो हाल ही में आया हूं और
हालांकि मैं बातचीत करता रहता हूं अपने मित्रों से, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कनाडा की नहीं है, तो बहुत अंदर की बात तो नहीं कर। जनरल कंसेंसस आपको क्या दिखा? आपको लगता है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं और ये बहुत माइनॉरिटी है? आपने एक इंटरव्यू में देखा, आपने कहा ये तो इन्होंने खालिस्तान में एक बिजनेस बना लिया, बिजनेस मॉडल बना लिया। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, ये धंधा है। धंधा इस तरह से है कि जो वाहे गुरु की जगह होती है, गुरुद्वारा, कुछ गुरुद्वारों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहां से जो पैसे आते हैं उसको गलत ढंग से ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ऐशो आराम के लिए, लेकिन भारत को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए। और ये पता उनको भी पता है, ये बात उनको भी पता है, मुझको भी पता है, बताया भी गया है। और ये चंद लोग हैं, लेकिन इनके पास मनी पावर है, इनके पास मसल पावर है, इनके पास पावर टू इंटिमिडेट। तो ये और जो भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक हैं उन लोगों को इंटिमिडेट करते हैं, डराते हैं, भयभीत करते हैं, तो इनकी संख्या कुछ बढ़ जाती है। फिर भी पूरे जो हमारी इंडो कैनेडियन कम्युनिटी है 20 लाख की, उसमें से सब मिला जुलाकर भी ये 1 लाख से ज्यादा नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो धंधा तो नहीं कर रहे हैं ना, वो बेचारे वहां गए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, वो वहां पर सेवा देने गए हैं, एक पीसफुल जिंदगी बिताने गए हैं, तो वो नहीं चाहते इन लफड़ों में फंसना। ये चिल्लाते हैं, ये शोर करते हैं, ये दबाव डालते हैं पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंटेरियंस पे, और ये उनके लिए वोट इकट्ठा करते हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल नेक्सस तो है, ये तो आप मानकर चलें। और दूसरा ये है कि ये बहुत कम लोग हैं, और जिस दिन कनाडा की सरकार इस बात को समझ लेती है तो इनकी जो क्रिमिनलिटी है, मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, इनका जो क्रिमिनल एंगल है जिसमें ड्रग पेडलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, गन रनिंग है, इन सब एक्सटॉर्शन है, मर्डर है, ये सब तो इलीगल एक्टिविटी है, इस पर तो आप काबू पा सकते हैं। सर, आखिरी कुछ सवाल मैं आ रहा हूं आखिरी तरफ। मिस्टर ट्रूडो हिमसेल्फ इज लुकिंग आइसोलेटेड नाउ। In fact, many of his colleague members of his party have given him some kind of ultimatum, which I read in Canadian papers and websites. So, do you think that such incidents also, or backing of such Khalistanis, he's paying a price for that? Well, these are internal affairs of Canada, and we have a well-defined diplomatic principle. We don't talk or interfere in the internal affairs of any other country. So I'll not be able to talk about what's happening internally. But in the media, I've seen that the Liberal Party, as such, has suffered its popularity. The leader himself, Mr. Trudeau, has also gone down in the popularity index. But again, this is what I have read in media. I have no other source to know or understand. I don't want to get into the domestic politics or internal affairs of Canada. Sir, my last question to you is, now what next? This is a big question mark in everybody's mind. What next? I think the Canadian leadership, the right-thinking people should sit together, discuss it out, and see why is it that they are unable to address our core concern in Canada? Why is it that they are not able to take action against criminals? Why is it that their inaction has been encouraging the Khalistani extremists and terrorists, challenging India's sovereignty and territorial integrity? They have to think about these things, come out with solutions. As far as I'm concerned, my advice is very clear. My advice is, any activity which disrespects your partner country should be stopped. Any activity in Canada which challenges India's sovereignty and territorial integrity should not be allowed. Sir, just a follow-up on this. Sir, in some of the narrations there is also a fact given that Pakistan is also playing a role in propping up or fueling these elements, apart from Canadian system. See, generally speaking, we do know and understand that
Pakistani agencies have very close links with the Khalistani terrorists and extremists, and we can see the examples of those terrorists who were living in Pakistan, most likely under the protection of the Pakistani system. So yes, there are global links. I'll have no doubts that these global links will also be valid for Canada.